ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाओरा सिस्टम, अध्याय 651, ज़ेरा की असली उत्पत्ति। एक ज़रा के कान बहुत ध्यान से खुले हुए थे जब वह चुपचाप एक बच्चे की तरह बैठा हुआ रोवन की कहानी सुन रहा था। मोराना ने अपने एक लंबे अभियान में लिलित को पाया, जिसमें लगभग 10 साल की छोटी लड़की किनारे पर दिखाई दे रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, मोराना मृत्यु कानून की साधना करती है और यह उन प्रकार के लोगों को बहुत बहुत ठंडा, चिड़चिड़ा और निर्दयी बनाता है। अगर वह 1000 युवा लड़कियों या लड़कों या किसी और को खून बहता हुआ देखती तो भी वह पलक नहीं झपकाती और बस अपने हमेशा की तरह पोकर चेहरे के साथ आगे बढ़ जाती। लेकिन जब मोराना छोटी लड़की को संप्रदाय में वापस ले आई तो हम सभी के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने उसके बारे में बस इतना कहा कि उसका नाम लिलित है और वह अब उसके साथ रहेगी। लिलित, ज़ेरा ने चुपचाप फुसफुसाया। लिलित सबसे खास अस्तित्व था जिसे हम सभी ने अपने जीवन में देखा है। जब किसी व्यक्ति की मूल प्राकृतिक क्षमता की बात आती है, वह बस एक बार देखकर सब कुछ पढ़ और समझ सकती थी, और उसकी साधना की गति हमारे लिए चौंका देने वाली थी। 15 साल की उम्र में यूनिवर्स रैंक तक पहुंच गई, रोवन ने कहा, और ज़ेरास की आंखें भी आश्चर्य से चमक उठीं। एक 15 वर्षीय यूनिवर्स ओरिजिन रैंक विशेषज्ञ, इसके लिए औसत आयु कम से कम 100 थी, और वह एकमात्र विसंगति केवल 26 या उसके आसपास ही उस तक पहुंची। जैसा कि मैंने देखा, लिलित को अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते थे कि उसकी पृष्ठभूमि दिमाग को सुन्न करने वाली होगी। फिर भी मोराना, हम में से सबसे ठंडी, ने लिलित को अपने सच्चे बच्चे की तरह पाला। जब तक वह बड़ी नहीं हुई तब तक उसका उचित पालन पोषण किया, जब तक कि वह एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी युवा महिला नहीं बन गई, जो अपने मालिक से भी अधिक मृत्यु ऊर्जा में पारंगत थी, या आप माँ भी कह सकते हैं, जैसा कि लिलित खुद उसे बुलाती थी। बहुत बढ़िया समय था, ज़ेरस ने कहा, और रोवन ने सिर हिलाया। हाँ, था, जब तक कि एक कमीना सामने नहीं आया, रोवन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। क्या तुम उच्च ब्रह्मांडों के अस्तित्व को जानते हो? रोवन ने अचानक पूछा, और ज़ेरस की आंखें चमक उठीं, और इस बार उसने सच बताने का फैसला किया। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरा 9 सितारा कला मैनुअल कैंगू नामक एक बाहरी ब्रह्मांड से है, ज़ेरस ने जवाब दिया, और रोवन ने सिर हिलाया। ये सच है। एक गलत दिन, उच्च ब्रह्मांड से एक दल हमारे ब्रह्मांड का दौरा करने आया। एक समय जब अंतर ब्रह्मांड यात्रा अभी भी एक चीज थी। उनका ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से ऊंचा था, और उनके साथ एक युवक था, एक बहुत ही उच्च पद पर आसीन। मोराना और लिलित बस बाजारों से गुजर रहे थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे जब वे दल से मिले, और उस कमीने ने मोराना को देखा। उस दिन एक बेवकूफ़ भावना जो कभी किसी अच्छी चीज की ओर नहीं ले जाती, उस कमीने और लिलित दोनों में जगी। प्यार, ज़ेरास ने खाली उत्तर दिया, जबकि रोवन ने घृणा से सिर हिलाया। ऐसा कुछ होना चाहिए था जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिलित लगभग कभी भी संप्रदाय की जमीन नहीं छोड़ती, लेकिन वह कमीना संप्रदाय में उसे ढूंढने आया था। पहले तो हमने सोचा कि हम उसे भगा सकते हैं, जब तक कि हमें उच्च ब्रह्मांड में उसकी स्थिति का एहसास नहीं हुआ। एक ऐसी स्थिति जो लगभग पूरे ब्रह्मांड के शिखर पर है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते, रोवन ने कहा, जबकि ज़ेरास चुपचाप सुन रहा था। उनके प्यार को एक उग्र ज्वाला में बदलने में बस कुछ साल लगे, जिसे अब और नहीं दबाया जा सकता। शायद तुम्हें ये पता ना हो, ज़ेरास, लेकिन संप्रदाय में एक निषिद्ध नियम है। एक नियम जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए अगर तुम कभी इसके बारे में सोचो। और वह क्या है? 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की महिलाएं कभी शादी नहीं कर सकती। क्या? ज़ेरास लगभग चौंक गया। फिर भी जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह सच था। संप्रदाय की किसी भी महिला बुजुर्ग के पास वास्तव में कभी कोई बच्चा या पति नहीं होता। अमर नरेल के पास कभी कोई पति या बच्चा नहीं था। ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन के पास भी कभी कोई बच्चा नहीं है। उनके पास केवल शिष्य हैं। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की किसी भी महिला ने कभी शादी नहीं की। यह ऐसी चीज थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता था, लेकिन ये बहुत समझ में आता है। इस साधना जगत में विवाह केवल उन लोगों के लिए है जो घर बसाने के लिए तैयार हैं, शायद साधना के मार्ग को छोड़ने के बाद या अपनी साधना सीमा तक पहुंचने के बाद। फिर वे संतान पैदा करने के लिए घर बसाएंगे जो उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। विवाह की बात कभी भी वास्तव में बहुत ज्यादा विचार करने वाली चीज नहीं थी, और यह और भी अधिक प्रतिभाशाली संतान पैदा करने के लिए है। ऊपरी क्षेत्रों में विवाह अनिवार्य रूप से यही है। मोराना वह है जो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के नियमों का पालन करती है, और लिलित की उस कमीने से शादी करने की इच्छा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वह स्वीकार कर सकती थी। उसकी अपनी बेटी उस संप्रदाय के नियम तोड़ रही है जिसकी रक्षा के लिए वह खुद पैदा हुई थी। उसके और संप्रदाय के नाम पर एक बड़ा दाग। और इससे भी अधिक स्तब्ध करने वाली बात यह है कि वह कमीना भी दृढ़ता से मानता है कि लिलित की असली उत्पत्ति केवल उसके उच्च ब्रह्मांड में ही हो सकती है, और उसने उसे बताया।
जब लिलिथ को पता चला कि उसकी असली माँ और पिता अभी भी जीवित हैं, तो वह बदल गई। वह बिल्कुल आपकी तरह बन गई, अपनी उत्पत्ति को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार। और अगर यह उसके जीवन के प्यार के साथ रहने के साथ भी आता है, तो वह मौका क्यों नहीं लेगी। इसलिए उसने उस कमीने के साथ जाने का फैसला किया, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोराना के साथ क्या हुआ, रोवन ने समझाया। जब जेरास ने सावधानी से सिर हिलाया, वह भी अनुमान लगा सकता था कि यह कैसे आसानी से होगा। क्या आप नियाग्रा के हॉल में वह निशान देखते हैं, वह निशान जो उसके ऊपरी हिस्से को चीरता हुआ अब तक ठीक नहीं हुआ है? रोवन ने कहा। जेरास की आंखें चमक उठी, उसे वह अजीब निशान याद आ गया जो उसने मंदिर में प्रवेश करते समय देखा था, जो कभी ठीक नहीं हुआ। हाँ, मुझे याद है। वह निशान लिलिथ की तलवार से वार का है। एक साधारण वार जिसने मोराना को 2 हिस्सों में काट दिया, संप्रदाय के सैकड़ों कानून रक्षकों को काट दिया जो उसे पकड़ना चाहते थे, और नियाग्रा के मंदिर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। सैकड़ों साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह कभी ठीक नहीं हुआ। अध्याय 652, जेरा की असली उत्पत्ति 2। उसने अपने स्वामी को 2 टुकड़ों में काट दिया। जेरेस ने चौंक कर पूछा, यह विश्वास करने में असमर्थ कि लिलिथ ने वास्तव में अपनी दत्तक माँ से लड़ाई की थी, जिसने उसे बचाया था और उसे पालने में अपना जीवन बिताया था, एक आदमी के लिए। क्या प्यार वाकई इतना पागल है, इतना कि आप अपने ही किसी के खिलाफ हो जाएं? लोग, खास तौर पर युवा, बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते हैं। दुर्भाग्य से लिलिथ ने जो फैसला लिया वह इतना बड़ा था कि उसे युवा होने के नाते मिटाया नहीं जा सकता। उसके बाद उसे संप्रदाय से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया, और कानून यह है कि जो कोई भी लिलिथ के वंश से मिलता जुलता है, उसे भी संप्रदाय से निर्वासित किया जाना चाहिए। अगर आपकी संतान में से कोई भी नेथाउजेन ट्रांसफॉर्मेशन संप्रदाय में आता है, तो उसे भी निर्वासित कर दिया जाएगा। आपकी पूरी वंशावली को हमारे संप्रदाय में आने से मना किया गया है, पीढ़ियों से, लगभग एक अभिशाप की तरह। जेरेस ने सोचा, जबकि रोवन ने सिर हिलाया। लेकिन आप सभी को कैसे यकीन है कि मैं लिलिथ का बेटा था? आपने जो कहा उसके अनुसार मैं लिलिथ की एक पंक्ति हो सकता था। नहीं, आप नहीं कर सकते। लिलिथ आपकी माँ है, वह मात्र 200 वर्षों में दादी नहीं बन सकती थी। आपकी साधना जितनी अधिक होगी, जन्म देना उतना ही कठिन होगा। ऐसे उच्च प्राणियों के लिए अकेले गर्भधारण करने में भी बच्चे के जन्म के लिए सदियों से अधिक समय लग सकता है, रोवन ने समझाया, जबकि जेरेस की आंखें सिकुड़ गई थीं। फिर भी उसने अपना प्रश्न जारी रखा, जो कुछ भी मिल सकता था उसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। क्या आपने कभी उनसे संप्रदाय छोड़ने के बाद सुना है? उसने रोवन से पूछा, जो दूर मैदानों की ओर देख रहा था। उसके और उस कमीने के अपने मूल ब्रह्मांड में चले जाने के बाद हमने लगभग 100 साल पहले तक उनसे फिर कभी नहीं सुना, जब उनका ब्रह्मांड पूरी तरह से अराजकता में फेंक दिया गया था। एक पागल युद्ध जो आपके अपने ब्रह्मांड तक भी फैला, समय और स्थान को अलग कर दिया और व्यवस्था और अराजकता को एक साथ फेंक दिया। क्या? जेरेस ने चौंक कर अपना सिर एक तरफ घुमाया, जबकि रोवन ने सिर हिलाया। उसे अपनी बात पर पूरा यकीन था। लेकिन क्या हुआ? मुझे लगा कि तुमने कहा था कि लिलिथ का प्रेमी ब्रह्मांड में बहुत ऊपर है। जेरेस ने पूछा। उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। ये युद्ध एक उच्च ब्रह्मांड युद्ध है, जिसमें हमारी कल्पना से परे प्राणी शामिल हैं। आपके पिता जैसे प्राणी। मैंने सुना है कि वह युद्ध के केंद्रीय व्यक्तियों में से एक थे, और जैसा कि मैंने सुना है, वह एक सच्चे पागल व्यक्ति हैं। लेकिन मैं जो कुछ भी सुनता हूँ, वह केवल जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ अफवाहें जो इतनी सच्ची हैं कि अच्छी नहीं हो सकती। आमतौर पर ऐसा युद्ध सभी क्षेत्रों और ब्रह्मांडों में फैल जाएगा, लेकिन आधी सदी से भी कम समय में ये खबर दब गई, इसलिए बहुत से लोग इसे नहीं जानते। अजीब बात यह थी कि उस सदी में सो गए देवताओं की संख्या सामान्य से 100 गुना अधिक थी। ये वाकई अजीब था, लगभग ऐसा जैसे कोई कभी नहीं चाहता था कि यह खबर बाहर आए, लेकिन फिर भी ये देवताओं का युद्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं है, रोवन ने जवाब दिया, युद्ध का जिक्र करते हुए उसकी आंखें सदमे और पूर्ण श्रद्धा से चमक उठीं। भले ही रोवन ने खुद व्यापारियों और यात्रियों से केवल छोटी छोटी बातें सुनी थीं, जो युद्ध के समय ब्रह्मांड से गुजरे थे, लेकिन जो कुछ उसे बताया गया था, वह उसे, एक अर्धाकाशीय रैंक के प्राणी को, भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। लेकिन क्या तुमने किसी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो संभवतः युद्ध का कारण हो सकती है? जेरेस ने पूछा, जब रोवन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जाने की तैयारी कर रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुझे केवल छोटी छोटी जानकारी ही पता है, जिसे मैं सत्य या असत्य के रूप में सत्यापित नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कोई बच्चा शामिल है। लेकिन ये केवल मूर्खतापूर्ण जानकारी है। पूरे क्षेत्र के देवता सिर्फ एक बच्चे के लिए युद्ध में उतर जाएंगे। टीएस मूर्ख। युद्ध के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता नहीं चाहते कि बच्चा जीवित रहे या बड़ा हो। लेकिन अगर युद्ध के बारे में ये जानकारी सच है कि यह बच्चा वाकई में बच्चे के बारे में है, तो मेरा अनुमान है कि वह बच्चा अब मर चुका होगा, या किसी ऐसी जगह पर बंद हो गया होगा जहां वह कभी सूरज नहीं देख पाएगा। या युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होता।
देवता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनकी इच्छा पूरी न हो जाए, रोवन ने कंधे उचकाते हुए कहा। युद्ध के बारे में और जानने की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसे क्यों रुकना चाहिए? उसे इसकी चिंता नहीं थी, और इसके अलावा वह पहले से ही अपनी प्रतिभा के शिखर पर था। देवताओं से जुड़ी चीज़ों को जानने की कोशिश करने से वह पहले से ही कब्र पर चला जाएगा। उसकी जिज्ञासा उसे मार नहीं सकती। जेरेस ने शब्दों को गुनगुनाया। उसकी आंखों में हजारों विचार चमक रहे थे क्योंकि उसका दिमाग तेजी से टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था। जैसे जैसे टुकड़े स्पष्ट रूप से व्यवस्थित होते गए, उसकी आंखों में और भी चमक आ गई, और वह और अधिक समझ गया। अब जब तुमने अपनी इच्छा कार्ड समाप्त कर ली है, तो मुझे आशा है कि 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के हम लोग अब तुम्हारे प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं। हमारे साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा है और न ही कभी रहा है। और मेरी विनम्र सलाह, यदि तुम अपने जीवन काल में कभी किसी भगवान की कृपा से मोराना को देख लेते हो, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जितना हो सके उतनी तेजी से भागो। वह तुम्हें मार डालेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोवन ने उसे एक आखिरी सलाह देते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह पोर्टल में प्रवेश कर पाता, उसे जेरेस ने रोक दिया। बस एक आखिरी सवाल, जेरेस ने कहा, और रोवन ने गुनगुनाया। ग्यारन जाति का क्या होगा जिसके लिए मैं खड़ा था? उसने पूछा। बेशक, वह ग्यारन को नहीं भूला था जिसने उसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च संप्रदाय से परिचित कराया था। यदि वह छोड़ने जा रहा था, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उनकी सुरक्षा उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी और उन्हें वापस तीसरे दर्जे के कबीले में पदावनत कर दिया जाएगा? वे ठीक हो जाएंगे, अगर तुम फिर कभी भगवान के बच्चों के इलाके में अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। रोवन ने पोर्टल में प्रवेश करने से पहले कहा, जो तुरंत बंद हो गया और गायब हो गया। और अब जेरेस एक अपमानजनक मैदान के बीच में रह गया था। उसके कंधे पर फ्लफी थी। अध्याय 653, विफल योजनाएं। जेरेस ने जोर से सांस छोड़ी, लेकिन अचानक उसे किसी चीज की जम्हाई सुनाई दी। जब वह अपने कंधे की ओर मुड़ा और फ्लफी को नींद में जम्हाई लेते देखा, वह थका हुआ लग रहा था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। बेशक, ये बता सकता था कि उन्हें एक बार फिर उस जगह से दूर भेज दिया गया था जिसे वह धीरे धीरे घर के रूप में पहचान रहा था। मुझे लगता है कि हमें सोने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत है, जेरेस ने सोचा, और उसने अपनी नज़र घुमाई। सोच रहा था कि कहाँ जाना है। जंगल, लावा का मैदान या चट्टानी पहाड़? उसने खुद से सोचा, और तुरंत उसने अपनी पसंद तय कर ली। चलो जंगल चलते हैं, यहाँ बहुत से बड़े पेड़ हैं जहाँ हम रात भर आराम कर सकते हैं। जेरास ने सोचा। उस विशाल पेड़ को देखा जिसकी शाखाएं काफी बड़ी थीं। तुरंत वह जंगल की ओर तेजी से बढ़ रही एक प्रकाश किरण बन गया। अंडस्को, ये ठीक रहेगा, जेरास ने अपने सामने मौजूद बहुत बड़े पेड़ों को देखते हुए कहा, जिनकी शाखाएं ऐसी थीं कि एक साथ 10 आदमी सो सकते थे। म्याओ, फ्लफी के होंठों से एक कर्कश कराह निकली जब बिल्ली उसके कंधे से नीचे कूदी और शाखा पर जा गिरी। उसके पंजे ने पेड़ को महसूस किया। उसे थोड़ा कठोर पाया क्योंकि जेरास भी शाखाओं पर लेट गया। उसकी आंखें रात के आसमान को देख रही थीं, जो बड़े पत्तों से थोड़ा अवरुद्ध था। बिल्ली के होंठों से एक संतुष्ट आवाज निकली जब वह जेरास की छाती पर कूदी, आराम से खुद को सिकुड़ते हुए, और जल्द ही नींद में डूब गई। आह, जेरास ने थकान की सांस ली। मुझे लगता है कि 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में मेरा जीवन समाप्त हो गया है। इतनी जल्दी, उसने खुद से सोचा। उसकी शुरुआती योजना औपचारिक रूप से संप्रदाय में 3 साल बिताने की थी, ताकि राजा वेल के प्राचीन योद्धाओं के लिए तैयारी की जा सके जो उसके लिए आ रहे थे। और उसने संप्रदाय द्वारा बताई गई एकमात्र इच्छा का उपयोग करने की भी योजना बनाई थी, ताकि जब उसके सिर पर विपत्ति आई तो वे उसके लिए लड़ें। लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं अचानक से बिखर गई थीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने वह सब पूरा कर लिया है जो मैं शुरू में 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में करने आया था, जियारन जाति के सौदे को पूरा करने के लिए। अब जब रोवन ने खुद कहा है कि वे ठीक रहेंगे, तो उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा मिली है जो उन्हें कभी भी मिल सकती थी। और मैंने अपनी असली उत्पत्ति के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। यही मुख्य कारण था कि मैं पहली बार आया था, जेरास ने खुद से सोचा। रोवन द्वारा बताई गई बातों के अनुसार वह अब अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मां निस्संदेह लिलित थी, और जबकि उसके बारे में पहली धारणा ये थी कि वह एक जिद्दी, यहाँ तक कि निर्दयी व्यक्ति थी, क्योंकि किस तरह का व्यक्ति अपनी दत्तक मां को तलवार से काटता है और अपने ही संप्रदाय के संरक्षकों के खिलाफ लड़ता है जिन्होंने उसे पाला है। वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि कहानी के एक पक्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रोवन झूठ बोल सकता है या बस पूरा सच नहीं कह सकता। जिस तरह से उसने घटना का वर्णन किया, वह ऐसी घटना के लिए बहुत सरल थी। वह इसे आसानी से हल करने के लिए सैकड़ों से अधिक तरीकों के साथ आ सकता था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि लिलित और संप्रदाय के बीच जो कुछ भी हुआ, वह उससे कहीं अधिक गहरा था जितना उसे बताया गया था। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह बहुत अच्छी तरह से कह सकता था कि रोवन सही था, वह ब्रह्मांड में हुआ युद्ध था। वह पहले से ही इसके कुछ हिस्सों को जानता था।
और अब वह आखिरकार पुष्टि कर सकता था। ये युद्ध के कारण था कि उसे जेसन को दे दिया गया था, और जो लोग मेरी मृत्यु चाहते थे वे स्वयं देवता थे। मैं अपने कबीले से अलग हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला किया था या कुछ और, यह मुझे युद्ध से बचाने के लिए था। जेरास ने सोचा। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वह अपना पूरा जीवन अपने असली मूल की खोज में बिता दे और वहां पहुंच जाए और वे उसके अस्तित्व को नकार दें। यह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी होता। लेकिन अब उसे पता था कि कम से कम उसके कबीले को उसके जीवन और मृत्यु की परवाह है, और उसके लिए उन्होंने देवताओं के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध पर जाने का फैसला किया था। अगर यह इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं था कि उन्हें उसके अस्तित्व की परवाह है, तो इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं हो सकता था। तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी रातें और दिन भर की साधना इसके लायक थी। तुम सब ने मुझे अब तक जिंदा रखने के लिए संघर्ष किया है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बहुत जल्द, और देवताओं के सबसे बड़े डर को सच कर दूंगा। जेरास ने खुद से सोचा। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही थीं। फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आया। देवता उसके पीछे क्यों पड़े थे? उसके 1000 जीन, यही वह था जो उसने अपने बारे में सोचा था, और उसके बारे में इतना असामान्य क्या था? लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह अब उसकी वर्तमान साधना और शक्ति में सच है। 1000 जीन, जबकि वास्तव में लगभग सर्वोच्च थे, अपनी खामियों के बिना नहीं थे। खामी ये थी कि वह उनमें से प्रत्येक का अभ्यास और समझ पाने में सक्षम था। एक शक्ति वाला व्यक्ति भी इसके शिखर तक पहुंचने से पहले संघर्ष करेगा। 1000 शक्ति वाले व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। क्या ये वास्तव में शक्ति की विसंगति थी? और वहां एक ऐसा प्राणी भी है जो दर्शन में था, जिसने कहा कि वह मैं हूं। जेरास ने मन ही मन सोचा, उस व्यक्ति को याद करते हुए जिसे उसने समुद्र की तलहटी में जंजीरों से बंधा हुआ देखा था, और उस प्राणी ने कहा था कि वह वही है। मेरे 1000 जीन होने के कारण देवता मेरे पीछे नहीं पड़ सकते। कोई गहरा सच होना चाहिए जिसके बारे में मुझे अभी भी पता नहीं है। या मैं ही हूं जो 1000 जीन की शक्ति को कमा रहा हूं? जेरास ने मन ही मन सोचा। उसका सिर फटने को हो रहा था। मैं रोवन से यह पूछना भी भूल गया कि मैं किस ब्रह्मांड से आया हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जान भी जाऊं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास अभी भी ब्रह्मांड में यात्रा करने की शक्ति नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस शक्ति स्तर पर पहुंचने के बाद इसके बारे में जान जाऊंगा। जेरास ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। अध्याय 654 बोनस अध्याय। उससे एक बार फिर मिलना दो। अचानक आकाशीय नीली आंखों की एक जोड़ी खुल गई। जैसे ही जेरास ने अपने चारों ओर देखा और जब उसने पाया कि वह कहाँ है, तो उसका चेहरा बदल गया। वह समुद्र का तल, क्या ये हो सकता है? जेरास ने खुद को चौंकते हुए पूछा, और तुरंत जैसे ही वह समुद्र में गहरे और गहरे तैरता गया, उसकी आकृति पानी में से निकल गई। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो समुद्र बिल्कुल वैसा ही था। ये वह जगह थी जहाँ वह उस प्राणी से मिला था जिसने दावा किया था कि वह वही है। वह उसके बारे में और जानना चाहता था, और अपने शिकार के लिए दौड़ते हुए एक पागल जानवर की तरह जेरास ने पानी में जोर से धक्का मारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उन विशाल जंजीरों को देखा जिन्हें उसने पिछली बार उस आकृति को बांधने के लिए जिम्मेदार माना था। ये सच है, ये वास्तव में वह है। जेरास ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने एक बार फिर उस युवक को देखा था। उसका व्यवहार और स्वभाव पिछली बार की तरह ही था। न तो उसकी उम्र दिख रही थी और न ही उसमें कोई बदलाव आया था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे जो उसने कभी देखा था, और उसके होंठ खून से भी ज्यादा लाल थे। यहाँ तक कि जेरास को भी उस युवक की खूबसूरती के आगे झुकना पड़ता, और वह तेजी से उसकी ओर तैरता हुआ लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाता। जब युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पानी में हल्की सी लहर उठी, जिससे उसकी आंखों की जगह गहरे काले छेद दिखाई दिए। जेरास की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसकी नज़र अपने चारों ओर घूमी। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। कितना दिलचस्प है, तुम थोड़े मजबूत हो गए हो, उसने कहा, जो पहली चीज उसने उसके बारे में नोटिस की। क्या तुम ही हो जो मुझे यहाँ लाए हो, या ये बस यूं ही होता है, या मेरी ताकत बढ़ने के साथ होता है? जेरास ने पूछा। वह अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार की तरह यह मुलाकात शायद ज्यादा दिन न चले, लेकिन अगर वह खुद यहाँ आने का कोई रास्ता खोज ले तो वह लगातार यहाँ आ सकता था। मैं तुम्हें खुद यहाँ लाया हूँ, उसने उसे जवाब दिया। और तुमने ऐसा क्यों किया? जेरास ने पूछा, जब वह व्यक्ति उसकी ओर और भी ज्यादा मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, फिर उसके पूरे शरीर को घेरे हुए जंजीरों को देखने लगा। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, और जेरास ने उन जंजीरों को देखा जो उसे बांध रही थीं, और वह तुरंत समझ गया। एक व्यक्ति के लिए समुद्र के नीचे अनगिनत सालों तक बंधा रहना, तो अकेलापन वाकई एक चीज होगी। यह आश्चर्यजनक था कि इतने लंबे समय तक जंजीरों में बंधे रहने के बाद भी उसने अपनी इंद्रियों को कैसे बनाए रखा। और हमारे पास कितना समय है? जेरास ने जगह के चारों ओर देखते हुए पूछा। अगली गश्त से पहले 10 मिनट।
उसने शांति से जवाब दिया, जेरास के विपरीत जिसका दिल पकड़े जाने के डर से घबरा रहा था। 10 मिनट, यह उसके लिए उन सभी चीज़ों के बारे में पूछने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय था जिनकी उसे ज़रूरत थी या जो वह जानना चाहता था। और अचानक 50 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छा गया। तुम जवाब चाहते हो लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने सवाल कहाँ से शुरू करें। उसने अचानक कहा, मानो वह उसके दिमाग को पढ़ सकता हो। हाँ, मेरे पास वाकई तुम्हारे लिए लाखों सवाल हैं। जेरास खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लेकिन पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में कौन हो? उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं तुम हूँ, उसने कहा, पिछली बार की तरह ही जवाब देते हुए। मैं समझ नहीं पाया, तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? जेरास ने उलझन में पूछा और उसने जवाब में केवल मुस्कुराया। तुम जो भी खोज रहे हो उसमें से कुछ भी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन उन सभी को तुम जल्दी या बाद में जान जाओगे, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। लेकिन जेरास ने हार नहीं मानी। सबसे पहले, मैं इन जंजीरों को कैसे खोल सकता हूँ? जेरस ने अपने हाथों को जंजीरों की ओर बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन आखिरी सेकंड में वह रुक गया जब उसने देखा कि युवक उस पर बुरी तरह मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें जेरस की उंगली पर टिकी हुई थी जो जंजीरों से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। क्या मेरी परिकल्पना है कि अगर तुम उन जंजीरों को छुओगे तो तुम तुरंत मर जाओगे? क्या? जेरस तुरंत पीछे की ओर झटके से उठा, अपने हाथों को जितनी जल्दी हो सके दूर ले गया और जंजीरों से दूर चला गया। तुम मुझे ये पहले बता सकते थे, वह चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवक ने उसे लगभग मौत के मुंह में जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगर वह थोड़ा भी सावधान नहीं होता तो उसे मार दिया जाता। ये सिर्फ एक परिकल्पना है, मैं पुष्टि करना चाहता था, उसने शैतानी हंसी के बीच कहा। मेरी मौत से पुष्टि? जेरास ने गुस्से से पूछा। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है, उसने जेरास के नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। मेरी चिंता मत करो, हालांकि तुम ही एकमात्र हो जो मुझे बचा सकते हो। तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो, और करीब भी नहीं। तुम मुझे लगभग मरते हुए नहीं देखोगे जब मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूं, जेरास ने अविश्वास में फुफकारते हुए कहा। ठीक है, थोड़ा खेल कूद करने से कोई नुकसान नहीं होगा, उसने असहाय होकर कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा कुछ जो उसके चारों ओर जंजीरों के साथ बेहद मुश्किल होना चाहिए था, फिर भी उसने इसे हमेशा की तरह सामान्य तरीके से किया। तो रुको, अगर मैं इन जंजीरों को छूने मात्र से मर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि तुम इनसे विशेष रूप से प्रतिरक्षित हो या? जेरास ने पूछा। उस आदमी के शरीर पर इतनी बड़ी जंजीरें बंधी हुई थीं कि सिर्फ उसका चेहरा और सिर ही बचा हुआ था। अगर जंजीरें उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थीं, तो फिर उस आदमी के बारे में क्या कहा जाए जो पूरी तरह से जंजीरों में लिपटा हुआ था? आखिर उसे किस हद तक दर्द हो रहा होगा? दर्द का वह स्तर जो उसे छूने मात्र से ही मार डालने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन युवक को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही हो सकता था कि वह किसी न किसी तरह से प्रतिरक्षित था। ये कहना उचित होगा कि मैं प्रतिरक्षित हूं। इस स्तर का दर्द तो विचार करने लायक भी नहीं है, यह पागलपन है। वैसे भी मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? उसने उससे पूछा। उसकी ब्लैक होल जैसी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। अध्याय 655, एक अनुरोध। ये सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, जंजीरों में जकड़े जेरस ने जेरस की ओर देखते हुए कहा, जिसने अभी अभी अपने बारे में अपनी पूरी हंसी का सारांश उसे सुनाया था। फिर भी मैं कहूंगा कि यह तुम्हारे से कहीं बेहतर है, जेरस ने जवाब दिया, उस आकृति को देखते हुए जो वर्तमान में जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वह कितने समय से जंजीरों में बंधा हुआ है? समुद्र के तल पर अकेले जंजीरों में बंधे होने के कारण होने वाले अकेलेपन को उसने कैसे संभाला था? क्या वह अपने आप ऐसा कर सकता था? जेरस ने मन ही मन सोचा, और युवक ने केवल अपनी सामान्य मुस्कान दी। मेरे पास बेहतर दिन थे, उसने उत्तर दिया। जब अचानक उसने अपनी नज़र ऊपर की ओर घुमाई, उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी साफ दिखाई दी, और जेरस को इसका कारण पता था। यह एक छोटी सी मुलाकात है, जैसा कि हमेशा होता है, उसने कहा, और युवक मुस्कुराया। वर्षों में उसकी पहली मुस्कान। क्या मैं आपसे मेरे लिए एक काम करने के लिए कह सकता हूँ? उसने अचानक पूछा, और जेरास ने अपनी भौं ऊपर उठाई। और वह क्या है? मुझे तुमसे कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, उसने शुरू किया। और वह क्या है? एक बैंगनी बाली, उसने जेरास की भौं ऊपर उठाते हुए कहा। पास आओ और मेरे बालों की एक लट काट दो, उसने अचानक कहा। जेरास उसकी ओर बढ़ा और उसकी ओर खींची एक लट को काट दिया। एक बार जब तुम इसे बाहरी दुनिया में ले जाओगे तो तुम बाली के स्थान को महसूस कर पाओगे। मैं तुम्हें अब से 6 महीने बाद वापस लाऊंगा, और राजा वेल के प्राचीन योद्धाओं के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। बस अपनी साधना की गति को बनाए रखने की कोशिश करो। एक बार जब तुम बाली अपने पास रख लोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
उसने कहा, और अगले ही पल जेरास के चारों ओर की जगह धीरे धीरे हिलने लगी और वह पतली हवा में गायब हो गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में बालों की एक लट थी। जेरास के जाने के कुछ मिनट बाद लाल रंग का युद्ध वस्त्र पहने और हाथों में बड़ा भला लिए एक विशालकाय व्यक्ति जंजीरों में जकड़े जेरास के पास से गुजरा, जो एक बार फिर नींद में डूब गया था। उसकी आंखें अपने चारों ओर घूमी और कोई असामान्यता न देखकर वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। अपने गायब होने पर जंजीरों में जकड़े जेरास ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में काले छेद कुछ सेकंड के लिए तेज हो गए और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान दिखाई दी। जल्द ही, और तुम विशालकाय लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या मारा। फिर ये ब्रह्मांड आदेश देवताओं की बारी होगी। सूरज की रोशनी बड़ी पेड़ की शाखाओं के बीच की दरारों से झांक रही थी, असंख्य किरणें उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थीं, और धीरे धीरे उसकी पलकें फड़कने लगी। उसके बाद उसकी सूक्ष्म नीली आंखें खुल गईं, जो शुद्ध सुनहरी रोशनी का स्वागत कर रही थीं। तुरंत वह अपनी सीट पर उछल पड़ा, उसकी आंखें उसकी मुट्ठी में आ गईं और उसके दाहिने हाथ में बालों की शुद्ध सफ़ेद लट थी। तो वह वास्तव में असली है, जेरास ने बालों की सफ़ेद लट को देखकर खुद से सोचा। हालांकि वह दूसरी बार दृष्टि से गुजरा था, लेकिन वह वास्तव में आकृति के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सका। कौन जानता है कि क्या ये सिर्फ अजीब सपने थे। लेकिन अब जब वह अपनी हथेली में सफ़ेद बालों की लट को देख सकता था, जैसा कि उसने उसे दिया था, तो उसे अब कोई संदेह नहीं था कि दृष्टि सच थी। वह एक अजीब है, जेरास ने बालों की सफ़ेद लट को देखकर खुद से सोचा। धीरे धीरे उसने इसे अपनी कलाई के चारों ओर बांध लिया। इससे उसे दूर से किसी तरह की पुकार का आभास हुआ, लेकिन अभी के लिए उसे अपने विचारों को एक साथ रखने और अपने अगले कदम की योजना बनाने की ज़रूरत है। फ्लिफी कहाँ है? जेरास मदद नहीं कर सका और उसने शाखा के चारों ओर देखा, फ्लिफी को कहीं नहीं पाया। क्षेत्र के पेड़ों के चारों ओर देखने पर शरारती बिल्ली अभी भी नहीं मिली और जेरास के पास पेड़ से नीचे कूदने और अपनी खोज शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनट चलने के बाद उसे बिल्ली के पैरों के निशान मिले और कुछ दूर चलने पर उसे दूसरे अजीब पैरों के निशान भी दिखने लगे। ये लगभग फ्लिफी के पैरों के निशान जैसे ही थे, बस ये 5 गुना बड़े थे, जो इंसान के पैरों के निशान से बराबर थे, और फ्लिफी की तरह 4 पैरों के निशान की जगह, जो चारों पैरों पर चलने को दर्शाते थे, एक 2 पैरों में था, जिससे पता चलता है कि जो भी प्राणी था वह शायद 2 पैरों पर चलता था। तुरंत ही जेरास के पीछे की हवा में विस्फोट हो गया, क्योंकि वह भयानक गति से आगे बढ़ा, तेजी से पैरों के निशानों का पीछा करते हुए। उसने रोवा द्वारा उस जगह के बारे में कही गई बातों को जान लिया था, क्योंकि उस इलाके में आदिवासी कहलाने वाले अजीबोगरीब समूह का बोलबाला था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में कौन या क्या थे, क्या वे आक्रमणकारियों का स्वागत कर रहे थे या नहीं। फिर भी उसे यकीन था कि वह फ्लफी को किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकता है। लेकिन कौन सोच सकता था कि वह नींद में डूब जाएगा, जब तक कि उसे पता ही नहीं चला कि फ्लफी कब उसके पास से गायब हो गई। जंगल से भागते हुए वह दूर से धुआं देख सकता था और उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। धुएं वाले इलाके की ओर तेजी से भागते हुए वह एक गांव की बस्ती में पहुंचा। लगभग 50 बांस के घरों वाली एक बस्ती, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि घरों में कोई नहीं था, और इससे भी बढ़कर वह उस जगह के चारों ओर मौजूद कई बड़े पैरों के निशान देख सकता था। आदिवासियों का एक कबीला। जेरस ने पैरों के निशान और घरों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खुद से सोचा। अंत में वह अजीब आवाज़ें सुन सकता था, एक अजीब आवाज़ जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बिल्ली जैसी लग रही थी। तुरंत जेरस कबीले के केंद्र के पास पहुंच गया। वह आखिरकार उन्हें देख पाया। कुल 4 प्राणी बांस के मोटे तौर पर गड़े हुए भाले पकड़े हुए थे। वे मानव जैसे और लंबे थे, लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर, और अजीब बात यह है कि उनकी खाल कुल 2 रंगों के अजीब फर से ढकी हुई थी, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उनके पैर भी बिल्लियों की तरह थे, मुड़े हुए और फर से ढके हुए, लेकिन उनके हाथ मानव जैसे थे, हालांकि उनमें पंजे की तरह दुबलेपन और तीखेपन थे। जल्द ही जेरास उनके करीब आ गया और तुरंत उन्होंने उसे देखा। अध्याय 656 आदिवासियों से मिलना। म्याओ। उन्होंने जो आवाज़ निकाली वह बिल्कुल बिल्ली की आवाज़ जैसी थी। फिर भी जब यह जेरास तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे शेर पूरी ताकत से दहाड़ रहे हों। एक अजीब प्रभाव तब हुआ जब जेरास ने महसूस किया कि ध्वनि में निहित रहस्यमय शक्ति के कारण उसके पैर धीमे हो रहे हैं। उसने जल्द ही ठंडी सांस ली, अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाया और उन्हें उनकी दिशा में एक साथ पटक दिया। पूरे क्षेत्र में एक शक्तिशाली शॉकवेव फैल गई, क्योंकि उनसे जेरास की दिशा में भेजी जा रही अजीबोगरीब लहरें तुरंत टूट गईं और जेरास तुरंत उनके सामने आ गया। जब 3 आदिवासी रक्षकों ने अपने भालों से हवा को हिंसक रूप से छेद दिया तो हवा में हिंसक रूप से छेद हो गया। इसकी नोक एक शक्तिशाली दूधिया रंग की रोशनी से भरी हुई थी, जिसमें उसके चारों ओर की हवा को चीरने का एक अजीब प्रभाव था। वे सभी जेरास के दिल और 2 कंधों की ओर झटके से बढ़े। उनका मिशन उसे दिन की तरह स्पष्ट रूप से छेदना था। इसके बाद अंतरिक्ष के फटने की आवाज़ आई, जब जेरस ने अचानक अपने हाथ फैलाए और अंतरिक्ष को हिंसक तरीके से खींचा।
उसे फाड़ दिया और वह जल्दी से उसमें घुस गया, इससे पहले कि वह बंद हो जाए। भालों की हिंसक तरीके से अंतरिक्ष को चीरने की आवाज़ गूंजी, जिससे अंतरिक्ष बार बार हिल रहा था। फिर भी तीनों आदिवासी रक्षकों के चेहरे पर तब चमक आ गई जब उन्हें लगा कि उनके भाले के रास्ते में कुछ भी नहीं है। उनके बिल्ली के कान खड़े हो गए जब वे सभी अपने पीछे मुड़े और जेरस की छाया को दीवारों के माध्यम से गायब होते हुए एक विशेष स्थान की ओर बढ़ते हुए देखा। जेरस का तेजी से पीछा करते हुए उनके मुंह से एक धमकी भरी गड़गड़ाहट निकली। आमतौर पर वह आदिवासियों की ताकत का परीक्षण करने में बहुत खुश होता, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था बर्बाद किया गया हर एक सेकंड फ्लफी को पतली हवा में फिसलने से बचाने की उसकी क्षमता थी। उसके पास बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। जब फ्लफी के खतरे में होने की संभावना थी तो वह आदिवासियों से लड़ रहा था। शहर के चौराहे पर पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि आदिवासियों की एक बड़ी आबादी उसकी त्वरित नज़र से 200 के करीब पहुंच गई थी। वे सभी किसी चीज के चारों ओर एक घेरे में इकट्ठे हुए थे, जिसके चारों ओर धुआं भी जल रहा था। अरे तुरंत जेरस भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने आदिवासियों को चौंका दिया, जो उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी फर नहीं था। रास्ते से हट जाओ तुम कुत्ते, जेरस चिल्लाया क्योंकि दो विशेष रूप से बड़े गार्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें दूर धकेल दिया और फिर तेजी से भागना जारी रखा। अंत में वह केंद्र के सामने पहुंचा और इसकी तस्वीर देखकर उसका जबड़ा खुला रह गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी वह फ्लफी को किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ देख सकता था और उसके चारों ओर कुल 4 आकृतियां थीं। उनमें से 3 आदिवासी कबीले की महिलाएं थीं। उनके हाथों में अजीबोगरीब रंग था जिसे वे फ्लफी पर रगड़ रही थीं और अजीबोगरीब शिलालेख बना रही थीं। फ्लफी के सामने घुटने टेकने वाला एक बहुत बूढ़ा आदिवासी था, जिसकी सफ़ेद रोएदार दाढ़ी नीचे ज़मीन पर फैली हुई थी और उसने सफ़ेद रंग का लबादा पहना हुआ था। उसे वह किसी कबीले का पुजारी लग रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह छोटे से फ्लफी के सामने घुटने क्यों टेक रहा था। उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई फ्लफी के चेहरे पर संतुष्टि से ज्यादा भाव देखकर, जब उसने संतुष्टि की बड़ी बड़ी आवाज़ें निकाली जो जेरास ने कभी नहीं सुनी थीं। जब उसने जगह के चारों ओर देखा तो उसका दिमाग किसी तरह से अटक गया और फिर उसे एहसास हुआ, ये राजा के राज्याभिषेक समारोह जैसा क्यों लग रहा है। अचानक हेल को लगा कि उसकी पीठ पर कुछ जोर से टकराया है, जिससे वह झटके से आगे की ओर झुक गया, लेकिन फिर उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया गया। उसके बाद उसकी गर्दन को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि उसकी हरकत को लोगों ने तुरंत रोक दिया, जो शायद आदिवासी रक्षक ही थे। मेरे ऊपर से हट जाओ, जेरास चिल्लाया। बेवकूफ़ मानव बिल्लियों को कुछ गोपनीयता का पाठ पढ़ाने के लिए अपने स्टार रिंग्स को छोड़ने वाला था। तभी अचानक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दहाड़ जिसने जेरास के कान के पर्दे को हिला दिया, जिससे उसकी हरकत एकदम से रुक गई। उसके अंदर मौजूद भयानक ध्वनि शक्ति से उसका खून खौल उठा। अजीब बात यह है कि उसने देखा कि उसे पकड़े हुए आदिवासी रक्षक तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए। उस जगह पर मौजूद हर एक आदिवासी के लिए भी यही बात थी। वह क्या है? जेरास ने चौंक कर पूछा। फिर भी चारों ओर देखने पर कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह की एकमात्र विसंगति ये थी कि फ्लफी अब अपने सिंहासन पर खड़ा था। मुझे मत बताओ, म्याओ। फ्लफी अपने सिंहासन से उठकर जेरास की ओर चलने लगा, जैसे कोई बच्चा जानता हो कि वह बड़ी मुसीबत में है, और वह उसे एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहा था, उसके कंधे पर कूद रहा था और उसके चेहरे को चंचलता से चाट रहा था। तो तुम इतने समय से यहाँ हो फ्लफी, 3 बिल्ली महिलाओं की संगति में, हम उनसे भी तेल लगवा रहे हो। मुझे मत बताओ कि वे तुम्हें खाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं सही समय पर आया हूँ। जेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए कबीले के लोगों की ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठे थे। म्याओ, एक और म्याओ। यह अस्वीकृति की आवाज़ फ्लफी के छोटे होंठों से निकली जब वह एक बार फिर आदिवासियों की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसके मुंह से एक बड़ी दहाड़ निकली जिसने जेरास के कान के पर्दे को हिला दिया, क्योंकि वह फ्लफी को देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि फ्लफी म्याओ के अलावा कुछ और भी कह सकता है, और उसकी दहाड़ भी इतनी शक्तिशाली थी। आश्चर्य से उसने देखा कि आदिवासी जो पहले घुटने टेक रहे थे, वे सभी तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी अलग अलग निगाहों को देखते हुए वह देख सकता था कि वे उसे अजीब तरह से नहीं बल्कि संदिग्ध रूप से देख रहे थे, जिससे पता चलता है कि आदिवासी निश्चित रूप से उसके अस्तित्व को बहुत आश्चर्यजनक नहीं मानते हैं, लेकिन वे उससे बहुत सावधान थे। आप हमारे राजा के साथी होंगे, हम अपने अनादर के लिए क्षमा चाहते हैं। यह आवाज़ जेरास को सुनाई दी, जिसने अपनी नज़र ऊपर उठाई, उस आकृति को देखा जो उसकी ओर चल रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा पुजारी था। अध्याय 657 जुमोंग विश्व। वह भी अमर पद पर है। जेरास ने बूढ़े आदमी से निकलने वाले हल्के कंपन को महसूस करते हुए खुद से सोचा। भले ही वह बूढ़ा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी मर सकता है, लेकिन उससे निकलने वाली आभा चूक थी। वह भीड़ के कपड़ों में छिपे भेड़िए की सही परिभाषा थी। नोव एल बी JNN। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमारे विनम्र निवास में क्यों आए हैं?
क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम आपकी मदद कर सकें? बूढ़े आदमी ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ पूछा। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम यहाँ कुछ घंटे पहले ही एक अभियान के लिए आए हैं, आप कह सकते हैं, और मेरी बिल्ली बस चली गई। इसलिए मैं उसे खोजने आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह सब क्या है? जेरास ने पहले चल रही अजीब घटनाओं का संदर्भ देते हुए कहा। म्याओ। अचानक बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाने से पहले बिल्ली की आवाज़ निकाली। तुरंत ही कबीले के लोग उस क्षेत्र को छोड़कर अपने निवास स्थान की ओर वापस जाने लगे। आओ, यह ऐसी बातों पर चर्चा करने की जगह नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा। जेरास उसके पीछे पीछे गया और वे चौक से दूर एक क्षेत्र में चले गए। जल्द ही एक सुनसान बांस के घर के सामने पहुंच गए, जिसके चारों ओर एक शांत बगीचा था। हरी घास पर 2 चटाई बिछी हुई थी, जिन्हें एक लकड़ी की मेज ने अलग किया था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और घर में प्रवेश किया। जल्द ही एक बड़ा मग और 2 कप वाली ट्रे लेकर बाहर निकल गया। थोड़ी सी चाय मन और आत्मा के लिए अच्छी है, उसने मग उठाते हुए कहा। उसके हाथ विशेषज्ञता दिखाते हुए दोनों बांस के कपों में गहरे रंग की चाय डालते हुए उसे नीचे रखा और अपना कप उठाया। उम्मीद है कि हमारे छोटे से जंगल क्षेत्र में यह मुश्किल नहीं रहा होगा, उसने एक घूंट लेने और उसे नीचे रखने से पहले अपना कप उठाते हुए कहा। तभी जेरास ने भी चाय का हल्का घूंट लिया। उसे चाय कड़वी नहीं लगी, फिर भी उसे अपनी छाती में ठंडक महसूस हुई, जिससे उसके शरीर की कोशिकाएं रहस्यमय तरीके से शिथिल हो गईं और वह उस जगह पर अधिक शांति महसूस करने लगा। हम भाग्यशाली रहे हैं, जेरास ने उसे जवाब दिया, जबकि वह आदमी हंसा। फिर मुझे कहना चाहिए कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोमोडो ड्रैगन्स का निवास स्थान है। वे 2 पैरों पर चलने वाली किसी भी चीज़ के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं और हो सकता है कि उनसे निपटना तुम्हारे लिए बहुत सिरदर्द हो। तुम वाकई भाग्यशाली रहे हो, उसने जेरास को उस खतरे से आगाह करते हुए कहा, जिसे वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही टाल गया था। तुम इस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जेरास ने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। बेशक, जैसा कि आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, मैं अपने विनम्र रक्तशून्य बिल्ली कबीले का पुजारी हूँ। हम रक्तशून्य बिल्ली, जेरास ने एक घूंट लेते हुए खुद से दोहराया, क्योंकि उसका सिर्फ फ्लफी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन फ्लफी एक शून्य बिल्ली थी और उसे नहीं पता था कि रक्त से शुरू होने वाले नाम वाली एक और शून्य बिल्ली प्रजाति भी थी। हमारा कबीला अब लगभग 5000 वर्षों से यहाँ है और हमने इस फॉरेस्ट जुमोग वर्ल्ड में अपने लिए काफ़ी क्षेत्र और कमान पर कब्जा कर लिया है, उसने जेरास के गुनगुनाने पर समझाया। जुमोग वर्ल्ड, हो, उसने सोचा। उसने देखा था कि इस क्षेत्र में जंगल, लावा के स्थान और टूटे हुए पहाड़ दोनों शामिल थे। लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि सब कुछ जुमोग वर्ल्ड के रूप में संदर्भित किया गया था, और वह जिस स्थान पर था वह फॉरेस्ट जुमोग वर्ल्ड था जहाँ रक्तशून्य बिल्ली कबीला स्थित है। यहाँ जन्मे और पले बड़े मुझे तो तुम यही लगते हो, जेरास ने तारीफ की और बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा बेतहाशा। उसे वाकई बहुत हंसी आती थी। तुम ऐसा कह सकते हो। चूंकि तुम अभी अभी यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस पूरे क्षेत्र को यहाँ रहने वाले हर आदिवासी जुमोग के नाम से जानते हैं और इसे 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वे हैं वन क्षेत्र, लावा ग्राउंड क्षेत्र, पिड माउंटेन क्षेत्र और शैतान का निवास क्षेत्र, उसने शुरू किया जबकि जेरास ध्यान से सुन रहा था। इन 4 स्थानों में कोई विशेष पदानुक्रम नहीं है, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र के कोई भी आदिवासी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे ब्लड वॉर्ड बिल्ली के लिए वन क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी जीवित रहना मुश्किल होगा। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र को पार करना लगभग असंभव है और इससे क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहले स्थान पर बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है, उसने हंसते हुए कहा। फिर भी हर क्षेत्र में 200 से अधिक जातियों के लिए पदानुक्रम है और इसमें हमारा वन क्षेत्र भी शामिल है। यद्यपि सीमा पार करना संभव है, लेकिन इससे अक्सर तत्काल मृत्यु हो सकती है। दूसरे प्रदेशों से आए अजनबियों का स्वागत करना कोई भी प्रदेश पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चुगली करना निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ है जिससे सावधान रहना चाहिए। उचित है, जेरास ने इस बारे में सोचते हुए जवाब दिया। ऐसे क्षेत्र में जहां वर्चस्व की तलाश की जाती है और ज़मीन हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इलाके के लिए लड़ाई शायद सभी कानूनों में सबसे बड़ी है। दुश्मन के इलाके और संख्या के बारे में जानना, जो अजनबियों को अनुमति दिए जाने पर संभव होना चाहिए, घातक से भी ज़्यादा होगा। ये समझ में आने वाली बात थी। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि अगर अजनबियों को अनुमति नहीं है तो वह उसके साथ बैठकर गर्म चाय क्यों परोस रहा है। क्या उन्हें मारने के लिए नहीं जाना चाहिए था? वन जुमोग क्षेत्र में पदानुक्रम 3 में विभाजित है, ऊपरी जातियां, मध्यम जातियां और निचली जातियां। पदानुक्रम प्रत्येक कबीले के लिए सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है और पदानुक्रम जितना ऊंचा होगा उसमें घुसपैठ या कब्जा होने की संभावना उतनी ही कम होगी। निचले पदानुक्रमों को उच्च पदानुक्रमों द्वारा हर बड़े युद्ध की उम्मीद करनी चाहिए, जो अधिक क्षेत्र चाहते हैं, उन्होंने समझाया, जिसके परिणामस्वरूप जेरास ने सहमति जताई।
ये ठीक ऊपरी क्षेत्र की तरह था जहां तीसरे दर्जे के कबीले अपने किसी एक को अंतिम घुसपैठ से बचाने के लिए सर्वोच्च संप्रदाय में लाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 658 जुमोंग विश्व 2। सिवाय इसके कि यहाँ छिपने के लिए कोई सर्वोच्च संप्रदाय नहीं था और युद्ध निस्संदेह अधिक क्रूर और भयंकर होगा, लगभग 3 गुना अधिक भयंकर और बर्बर। हजारों जातियों में से हमारा रक्त शून्य बिल्ली कबीला एक बहिष्कृत व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था जो यहाँ शरण लेने आया था। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, युद्ध निस्संदेह क्रूर होगा और जीवित रहना स्वर्ग जितना ऊंचा है। लेकिन गुलामों के अलावा कुछ नहीं। टोही के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हम बड़े हुए, विभिन्न कुलों को हराया और जीता, और हम एक बहिष्कृत से एक निचली जाति, फिर एक मध्यम जाति में उठे, जब तक कि हम अब इस वन जुमोंग क्षेत्र की 3 ऊपरी जातियों में से एक नहीं हैं, जो किसी से भी खतरा नहीं है। यही कारण है कि यहाँ इतना शांतिपूर्ण है, उसने कहा, जेरास के मुस्कुराने पर हंसते हुए। फिर भी उसका सिर उस आदमी के शब्दों के बारे में सोचते हुए पूरी गति से काम कर रहा था और कुछ गड़बड़ को नोटिस कर रहा था। ऐसा लगता है कि अब आपको कम से कम घटनाओं का सार तो पता चल गया है, उसने कहा, जिसके परिणामस्वरूप जेरास ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। तो आपके पास भी सवाल होंगे, है न? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि जेरास ने सिर हिलाया। तो पूछो, वैसे भी तुम हमारे मेहमान हो। सबसे पहले, क्या ये सच है कि तुमने बताया कि अजनबियों को क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है? हाँ। NOWELL-BE-IN.C-OM। हाँ, उन्हें अनुमति नहीं है। वे जासूस हो सकते हैं, आखिरकार उसने समझाया। तो हमारा इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वागत कैसे किया गया? तुम्हें कैसे पता कि हम दूसरे उच्च कुलों के जासूस नहीं हैं, जो तुम्हारी संख्या और तुम्हारी शक्ति के स्तर को गिनने के लिए यहाँ आए हैं? क्या तुम हजारों वर्षों के अनुभव वाले उच्च श्रेणी के कुल के लिए बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो? जेरास ने कहा, जब उसने और बूढ़े आदमी ने अपने कप लिए और एक घूंट लिया। यह एक बहुत ही उचित प्रश्न है और इसने मुझे 2 बातों की पुष्टि भी की, उसने शुरू किया। ओह सच में, और वह क्या है? हमारे राजा ने आपको एक बंधुआ साथी के रूप में चुनकर सही निर्णय लिया, और आप ये भी नहीं समझ सकते कि हमारे राजा क्या कहते हैं, उसने कहा, और जेरास की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। आप ये कैसे जानते हैं? सरल, क्योंकि आपके हर शब्द में अपने आप को संदर्भित करने के लिए मैं कहने के बजाय आप हमेशा हम का उपयोग करते हैं। अपने साथी के बारे में कभी न भूलें। ये देखभाल की गहराई को दर्शाता है और यह कि आप वास्तव में इसे एक अस्तित्व मानते हैं, यहाँ तक कि अपने सामान्य भाषण में भी। अधिकांश लोग बातचीत में केवल खुद का उल्लेख करते हैं, कभी अपने साथियों को नहीं बुलाते हैं, या केवल कुछ क्षेत्रों में उनका उल्लेख करते हैं। तुम मुझे इसके अपवाद लगते हो, और इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाने का वाकई एक बुद्धिमानी भरा फैसला लिया है। यह एक अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी इस पर ध्यान दे सकता है, जेरास ने सोचा। किसी के भाषण में साथी का उल्लेख है या नहीं, इसकी परवाह किसे है? ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन फ्लफी के साथ संबंध बनाने के बाद उसे सर्वनाम हम ज्यादा पसंद आने लगा था। तुम भी नहीं समझ सकते कि हमारा राजा क्या कहता है, वरना तुम पहले ही समझ गए होते कि क्या हो रहा है। वह बहुत तेज और चुपचाप बात करता है, तुम्हें पता है, उसने कहा, और फ्लफी की ओर मुड़ते हुए हंसते हुए जो बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी। ओह, तुम इसे बात करते हुए सुन सकते हो? जेरस ने उत्सुकता से पूछा, जबकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि फ्लफी क्या कह रही है। ये सरल और बुनियादी बातों तक सीमित था। वह फ्लफी के साथ सक्रिय रूप से संवाद नहीं कर सकता था, लेकिन वह कम से कम उसकी म्याऊं और हाव भाव से उसके बारे में कुछ बातें समझ सकता था। वह शानदार और तीखे ढंग से बात करता है और सीधे हमारे दिमाग में भी बोल सकता है, जैसे कि वह मुझे अभी रुकने के लिए कह रहा है क्योंकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसने उससे कहा जब जेरस फ्लफी की ओर देखने के लिए मुड़ा, जिसने थके हुए अपने हाथों को उसके माथे पर थपथपाया, और जेरस असामान्य रूप से जोर से हंसा। ये पहली बार था जब उसने कभी सुना था कि फ्लफी वास्तव में अंदर क्या कह सकती है, और वह हमेशा सोचता था कि छोटी बिल्ली क्या सोच रही थी या कह रही थी। इस दौरान उसकी यात्रा के बारे में उसे कैसा महसूस हुआ, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह उसके लिए कभी भी जानना असंभव होगा। लेकिन अब वह सुन सकता था कि फ्लफी क्या कह रही है, और इससे उसे इतनी खुशी हुई कि उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। मुझे कभी नहीं पता था कि यह छोटा सिर इतना शरारती था, जेरास ने फ्लफी के जबड़े को रगड़ते हुए कहा, जिसके परिणामस्वरूप फिर से मीठी खर्राटों की आवाज आई। इसके बारे में आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सच में, बहुत कुछ, बूढ़े आदमी ने कहा, और जेरास ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये कहने के बाद, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके नाम में ब्लड शब्द क्यों है? मैं केवल शून्य बिल्लियों को जानता हूँ, मैंने पहले कभी रक्त वाली बिल्लियों के बारे में नहीं सुना है, जेरास ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि कप पकड़े हुए बूढ़े आदमी का हाथ ऐंठ रहा था, जिससे कुछ चाय मेज पर गिर गई, और वह जेरास की आंखों में गहरी नजर डालने के लिए मुड़ा। अगर मैंने अनजाने में कुछ ट्रिगर किया हो तो मुझे बहुत खेद है। नहीं नहीं, ये ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं भी अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूँ।
मुझे खुशी है कि आपने मुझसे पूछा। अगर आपने ये सवाल किसी और से पूछा होता तो ये बुरा और बहुत निराशाजनक होता, उसने एक उदास मुस्कान के साथ कहा और चाय के छींटे पोंछे और फिर एक हल्का घूंट लिया और उसे थोड़ा गर्म किया। हमें ब्लड शून्य बिल्ली क्यों कहा जाता है, इसका कारण। ये नाम हमें 400 साल पहले हमारे एक पुजारी ने दिया था। शर्म और सम्मान का नाम, पुजारी ने कहा। उसकी आंखें बगल की ओर देख रही थीं और ज़ेरास ध्यान से सुन रहा था। जैसा कि आप जानते होंगे, शून्य बिल्लियां अन्य जातियों के साथ संबंध बनाना पसंद करती हैं, ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो हमारे अपने नहीं हैं। इसलिए जब लोग दिव्य क्षेत्र से गुजरते हैं तो हम अक्सर उनमें से विशेष लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, विभाजन रेखा से परे बाहरी दुनिया के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये सच है, ज़ेरास ने जवाब दिया। वास्तव में इसी तरह उसने फ्लफी के साथ अनुबंध किया था। लेकिन कभी कभी हम बहुत घातक गलतियां करते हैं, ऐसी गलतियां जो हमें आने वाले हजारों सालों तक नुकसान और दर्द पहुंचा सकती हैं। ऐसी ही एक गलती ने हमें अभी अस्तित्व में ला दिया, उसने कहा। गलत बंधन चुनने की गलती। अध्याय 659, रक्त शून्य बिल्लियों का इतिहास। ज़ेरास ने बूढ़े आदमी से कहा, उसके हाथों में कप रखते हुए उसने ध्यान से सुना। ये सब तब शुरू हुआ जब जिज्ञासु शून्य बिल्लियों का एक छोटा सा महिला समूह एक उड़ते हुए जहाज से जुड़ गया जो अविभाजित क्षेत्र को पार कर रहा था। उन्हें लगा कि रोमांच से भरा जीवन उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वे गलत थे। जिन लोगों के साथ वे जुड़े थे वे भीड़ के कपड़ों में भेड़ियों के अलावा कुछ नहीं थे, जो पहली जगह में केवल उनके लिए आए थे। 12 शून्य बिल्लियों को कैद कर लिया गया और उन्हें सबसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया गया, जो उस जाति के पुरुषों के साथ जबरन यौन संबंध बनाना था। क्या? ज़ेरास ने चौंक कर चिल्लाया, पुजारी को घूरते हुए, जिसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। इस तरह से हमारा कबीला अस्तित्व में आया, शून्य बिल्लियों और एल्वो जाति की एक संकर जाति। हमारा जन्म उनके मूर्खतापूर्ण प्रयोग का अंत होना चाहिए था, लेकिन कबीले के लोग परिणाम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी प्रजनन कला जारी रखी। हम दोनों जातियों के निषिद्ध और असफल प्रयोग उनके द्वारा गुलामी में मजबूर किए गए, बिना किसी न्याय के। प्रतिरोध का एक औंस भी तत्काल मृत्यु का कारण बन सकता था। सालों की गुलामी और अपमान के बाद तथाकथित पूर्ण प्रयोग आखिरकार पैदा हुआ। उसकी तुलना में हम वास्तव में असफल लग रहे थे, क्योंकि वह बाकी सभी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। लेकिन सौभाग्य से वह हम शून्य बिल्लियों के पक्ष में खड़ा था और उसकी अपार जन्म शक्ति के साथ हम उसके शासन में एक साथ आए और अपने बंदी बनाने वालों से लड़े। अल्वो जाति निश्चित रूप से अच्छी तरह से जानती थी कि प्रयोग के उलट होने की संभावना थी, इसलिए वे हमारे लिए अच्छी तरह से तैयार थे, जिसके परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली युद्ध हुआ जिसमें दोनों जातियों के कई लोग मारे गए। फिर भी हम एल्वो जाति के खिलाफ पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए हम भाग गए। भगवान के बच्चों के क्षेत्र से बहुत दूर, दुनिया की निगाहों से बहुत दूर, जो हमारे संकर रूप के कारण हम पर ध्यान दे सकते हैं। स्वागत करने वाली एकमात्र जगह यहाँ थी, जुमोंग। उसने अपने हाथों को अनगिनत पेड़ों की ओर फैलाते हुए कहा। भले ही हम इस जगह पर जल्दी से रैंक करने में सक्षम थे, लेकिन हमारी शर्म को धोया नहीं जा सका। शून्य बिल्लियां ऊपरी क्षेत्रों की सबसे वफादार साथी हैं, जो अपने बंधनों के साथ नरक से गुजरने और वापस आने के लिए तैयार हैं। हमारे इतिहास में पहले कभी भी एक शून्य बिल्ली ने अपने बंधन को नहीं मारा है, लेकिन हमने अपने बंधनों को मार डाला था। हालांकि एक अच्छे और योग्य कारण के लिए यह अभी भी उस दाग को नहीं धो सकता है। इसलिए मौजूद असली शून्य बिल्लियों और उनकी अछूती विरासत के सम्मान में सही संकर ने हमारा नाम शून्य बिल्लियों से बदलकर खूनी शून्य बिल्लियां करने का फैसला किया। वह पहला पुजारी था और मैं अभी 9वां हूं, उसने गंभीरता से कहा, अपना गिलास कप उठाया और चाय पी ली। वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है, ज़ेरास ने अपनी सांसों में सोचा और साथ ही अपनी चाय की चुस्की भी ली। जब उसे लगता है कि उसका जीवन बदतर है, तो भाग्य हमेशा उसे कुछ और भी बदतर दिखा देता है। दो जातियों के बीच जबरदस्ती यौन संबंध से पैदा हुई एक घृणित चीज होने के कारण भेदभाव एक गारंटी से ज्यादा था और फिर वे गुलाम बन गए। उनके पास अपने अपहरणकर्ताओं से लड़ने और उस जगह को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां वे पैदा हुए थे। एकमात्र स्वागत योग्य जगह एक ऐसी जगह थी जिसे परित्यक्त कहा जाता था और जो विकास को पकड़ नहीं सकते थे। यह एक निराशाजनक भाग्य था, लगभग देवताओं के अभिशाप की तरह। अब लगभग 5000 साल हो गए हैं, हमने अपनी मूल जाति शून्य बिल्लियों को कभी नहीं देखा है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यही कारण है कि जब हमने आपके साथी को हमारे कबीले के द्वार पर दिखाई दिया, तो कोई भी खुशी हमारे शब्दों का वर्णन नहीं कर सकती थी। हमने हमेशा सोचा है कि हमें वास्तव में देवताओं ने शाप दिया है, लेकिन वह आशा की किरण की तरह है कि 4000 वर्षों के संघर्ष और दर्द के बाद भी अभी भी सब कुछ खोया नहीं है। यह महज संयोग नहीं हो सकता, यह भाग्य है। उसने बड़े ही शानदार और कट्टर तरीके से घोषणा की, जबकि हेल अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तो क्या वह अनुष्ठान जो आप कर रहे हैं वह स्वागत समारोह था?
ज़ेरास खुद को रोक नहीं सका और पुजारी ने बेतहाशा हंसते हुए पूछा, यह एक राजा मुकुट समारोह था। मुझे बताओ, हमारे विनम्र कबीले का राजा बनने के लिए और कौन योग्य है, अगर एक सच्चा शून्य बिल्ली नहीं? वह हमारे लिए एक देवता की तरह है, हमारी पूर्वज जाति में से एक। वह हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान का हकदार है और वह केवल इस जगह का राजा होना ही हो सकता है। क्या इस जगह का कोई पूर्व राजा नहीं है? पुजारी ने अपना सिर हिलाते हुए ज़ेरास से पूछा। नहीं, हमारे पास नहीं है। मौजूद एकमात्र नेता पुजारी है, जो वर्तमान में मैं हूँ। दो जातियों की अपूर्णता अपने में से किसी एक को राजा घोषित नहीं कर सकती। ये पहले पुजारी की बातें थीं। केवल शून्य बिल्लियां ही राजा बन सकती हैं, जिनके कारण हम अपने अस्तित्व के लिए ऋणी हैं। वे सभी रूपों में वास्तव में परिपूर्ण थे, शुद्ध आत्माओं के साथ सबसे बड़ी निष्ठा रखते थे। उनमें से केवल एक ही राजा हो सकता था, और आश्चर्यजनक रूप से हमारा राजा शून्य बिल्लियों में से भी लाखों में एक है। उसके वंश की शुद्धता उसे शून्य बिल्लियों के बीच भी राजा का ताज पहनाने के लिए पर्याप्त है। पुजारी ने अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ कहा, जब ज़ेरास फ्लफी की ओर देखने के लिए मुड़ा, जिसने धीरे धीरे अपनी जीभ को अपने बद से हटाया और ज़ेरास को शर्मनाक मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम सच में इसके बारे में निश्चित हो? ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी चाय की चुस्की ली। मैं सहमत हो सकता हूं कि वह वर्तमान में थोड़ा बचकाना है, लेकिन शून्य बिल्लियों के बारे में 1500 से अधिक वर्षों के ज्ञान से आने वाले मेरे शब्द निस्संदेह सही हैं। आप इसे केवल इसलिए नहीं देख पाए हैं क्योंकि उसे अभी तक अपनी पहली जागृति से गुजरना है, और अभी वह पहले से ही अपनी दूसरी जागृति से गुजरने में सक्षम है, लेकिन वह नहीं कर पाया, आपकी वजह से। अध्याय 660, गर्म क्षण। ज़ेरास को लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। फ्लफी को अब तक 2 बार जाग जाना चाहिए था, और वह ऐसा न होने देने के लिए जिम्मेदार था। पुजारी क्या कहना चाह रहा था? मेरे शब्दों को आप पर दोष लगाने के लिए न लें। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। आप अपने साथी के बारे में बहुत कम जानते हैं, पुजारी ने ज़ेरास के हम करने पर उससे कहा। तो मुझे बताओ कि मैं उसके बारे में क्या नहीं जानता, ज़ेरास ने कहा जब पुजारी ने अपना कांच का कप पिया और मग से ज़ेरा के कप और उसके कप में एक और गिलास डाला, जिससे वे एक बार फिर से भर गए। सबसे पहले, शून्य बिल्लियों के बीच कुछ विशेष श्रेणियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वे उनकी धारियों के रंग से निर्धारित होती हैं। पहली एक एकल रंग की पट्टी है, शून्य बिल्लियों के बीच सबसे कम और सबसे आम रक्तरेखा है। दूसरी 2 धारियों वाली है, शून्य बिल्लियों की आबादी का काफी बहुमत है। तीसरी 3 रंग वाली बिल्लियां हैं। ये सबसे उच्च और सबसे शुद्ध रूप हैं जिन्हें ज्यादातर लोग मरने से पहले देखते हैं। इतना ज्यादा कि आखिरी रूप लगभग हमेशा भुला दिया जाता है, चौथे रंग की शून्य बिल्ली। बाकी सभी में सबसे शुद्ध रक्त रेखा वाली, शून्य बिल्लियों के राजा बनने के लिए सबसे उपयुक्त। और आपकी यह बिल्ली, जैसा कि आप दिन में देख सकते हैं, उनमें से एक है। एक 4 रंग वाली बिल्ली, एक प्राकृतिक राजा, उसने कहा, टेबल से कप उठाकर उसे ऊपर उठाया, जैसा कि ज़ेरास ने भी किया। कप को पीने से पहले उसने इसे स्वीकार किया। अन्य सभी शून्य बिल्लियों के विपरीत जो समय बीतने के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, वास्तव में बढ़ने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं होती है। चौथे रंग की बिल्लियां अलग हैं। वे जागृति नामक किसी चीज से गुजरती हैं जहां वे अपनी कमजोरियों को त्याग देती हैं और वे अपनी असली शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लेती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आपकी बिल्ली को लगभग 2 साल पहले ही अपनी पहली जागृति का अनुभव हो जाना चाहिए था और 3 महीने पहले ही दूसरी जागृति के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सहा है। अब तुम मेरी बात समझ गए हो, है न? तुम कहते हो कि जागृति उसे शक्ति प्रदान करती है न? हाँ, ये सही है। मेरे साथी को किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं उसकी रक्षा करने के लिए एक ही मिशन पर हजारों सेनाओं से अधिक मूल्यवान हो जाऊंगा। जागृति जैसी किसी भी परेशानी वाली चीज की कोई जरूरत नहीं है, ज़ेरास ने शांति से उत्तर दिया, जब पुजारी ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए अपना प्याला ऊपर उठाया और उसे नीचे किया। शायद मुझे तुम्हें जागृति के पीछे की जटिलताओं से अवगत कराना चाहिए। पहली बात यह है कि शून्य बिल्ली के लिए उनका जागरण तब होता है जब वे पूरी तरह से आराम करते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे किसी भी खतरे से मुक्त हैं, क्योंकि जागृति को पूरा होने से पहले महीनों की नींद लगती है। कोई भी शून्य बिल्ली बिना किसी पूरी तरह से सुरक्षित जगह पाए ऐसा नहीं करेगी जहां परेशान होने की संभावना लगभग असंभव हो। यह उनके द्वारा किया गया कोई सचेत प्रयास नहीं है। एक बार जब उनका शरीर यह महसूस करता है कि वे एक शांत अवस्था और वातावरण में हैं, तो वे तुरंत ही उससे गुजर जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, है न? पुजारी ने ज़ेरास की आंखों में चमक के साथ मुस्कुराहट के साथ पूछा। अपनी बात अच्छी तरह से बताए। अगर आपका पक्ष इतना सुरक्षित है तो वह अभी तक जागृति से क्यों नहीं गुजरा? अगर आपका पक्ष वास्तव में उतना ही सुरक्षित होता जितना आपने बताया, तो उसका शरीर पहले ही इसे पहचान लेता, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती और वह तुरंत जागृति से गुजर जाता। लेकिन वह नहीं हुआ।
यह आपके दावे के खिलाफ जाता है न? शायद आपका पक्ष कभी भी उसके लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं रहा है, आदमी ने कहा और ज़ेरास की अभिव्यक्ति हालांकि शांत थी, एक घातक रोशनी से चमक उठी। मेरे साथी के खिलाफ मेरी पीठ मोड़ने की कोशिश आपके कबीले के लिए बहुत घातक होगी, एक घातकता जिससे आप सभी कभी बच नहीं पाएंगे। ज़ेरास ने धीरे से उसके कान में कहा, इस क्षेत्र में मौजूद सबसे छोटी चींटी भी खड़ी नहीं रहेगी। क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, हवा धीरे धीरे उस जगह के चारों ओर बह रही थी। दोनों पुरुषों के बाल उड़ रहे थे क्योंकि वे चुपचाप अपनी चाय पी रहे थे। फिर भी अचानक दबाव उनके चारों ओर समय को रोकने के लिए पर्याप्त था। उनके आसपास की जगह से अजीब आवाज़ें निकल रही थीं। आप बहुत ही गर्म खून वाले हैं, शायद थोड़े ज्यादा ही, पुजारी ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। मैं खुद को सिर्फ सुरक्षात्मक मानता हूं, ज़ेरास ने उसे उतनी ही शांति से जवाब दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके साथी को इस समय अपने साथ रखने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? क्या आप उसे एक युद्ध पालतू बनाना चाहते हैं या उसे कभी भी किसी भी तरह से पालतू न कहें? वह एक साथी है जो मेरे साथ रहता है, मेरी सुरक्षा में, सुरक्षित और संरक्षित। यह आपका बहुत स्वार्थीपन है। ऐसा कैसे? आप उसके साथ पालतू जानवर से अलग व्यवहार नहीं करते। आखिरी बार आपने कब उसकी बात सुनी थी कि वह वास्तव में क्या चाहता है या उसकी अपनी इच्छा नहीं है? पुजारी ने ज़ेरास की चाय पीते हुए कहा। इसके अलावा जैसे आपके पास लक्ष्य हैं वैसे ही आपके साथी के पास भी हैं। वह एक राजा है। हमारी शून्य बिल्लियों की जाति के हजारों लोग लाइन में लग रहे हैं। क्या उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया है? जिन संरक्षकों को हमारी रक्षा करनी चाहिए वे अचानक से सो गए हैं, अब हमारी पुकार का जवाब नहीं देते। वह विभिन्न शून्य बिल्ली कुलों और विसंगतियों की एकमात्र आशा है जो न केवल इस ब्रह्मांड में बल्कि बाहरी ब्रह्मांड में भी अन्यायपूर्ण रूप से पीड़ित हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसमें अनगिनत लोगों का जीवन शामिल है, जिनमें से प्रत्येक किसी भी तरह से आपसे कम नहीं है, और आप बस उसे अपने कंधे पर रख कर देखते हैं जैसे कि वह किसी प्रकार का उपकरण हो। आप उन कमीनों से अलग नहीं हैं जो हर चीज़ को अपना समझते हैं। मेरी तुलना उन कमीनों से मत करो, बूढ़े। और मेरे साथी को इस जीवन में आने पर कोई लक्ष्य नहीं मिला था। आपके तथाकथित संरक्षक ही वे हैं जो आप सभी की रक्षा करने के अपने काम में विफल रहे। तो ये ठीक है अगर उसकी जाति के सभी लोग मर जाते हैं, जबकि उन्हें बचाने की शक्ति केवल उसके पास ही है। हो